गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? मैं संजय कुमार आपका SNKP राजकीय महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम BSc पार्ट थर्ड में स्पेक्ट्रोस्कोपी यूनिट है फिजिकल केमिस्ट्री की, उसके रमन स्पेक्ट्रम या रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले की क्लास में हमने जो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसके एप्लीकेशंस पार्ट पर काफ़ी डिटेल से चर्चा की थी और जो डिफरेंट जो क्रियात्मक समूह थे उनकी जो तनन कंपन है या बंकन कंपन है किस वेव नंबर पर आते हैं उसके बारे में चर्चा की थी और काफ़ी डिटेल से हमने बात की थी। आज हम बहुत ही पॉपुलर जो टॉपिक है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो डॉक्टर सर CV रमन के नाम पर है। 1928 में रमन साहब ने जो रमन प्रभाव है उसकी व्याख्या की थी। सबसे पहले तो एक जो अदर स्पेक्ट्रोस्कोपी और रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें जो बेसिक डिफरेंस क्या है वो आपको मैं बताता हूँ। जब किसी पदार्थ पर मोनोक्रोमेटिक लाइट डालते हैं तो उसका कुछ भाग अवशोषित हो जाता है व कुछ भाग पारगमित हो जाता है और कुछ भाग का प्रकीर्णन हो जाता है, स्कैटरिंग हो जाती है। तो ये जो इंसिडेंट लाइट है, जो आपतित जो किरण है या प्रकाश है, वो तीन कैटेगरी में डिवाइड हो रहा है। एक तो एब्जॉर्ब लाइट और ट्रांसमिटेड लाइट और स्कैटरिंग जो हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये कहें तो स्कैटर्ड लाइट तीन में डिवाइड हो रही है। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी या UV की बात करूं चाहे NMR की बात करूं, हम ऐसी स्पेक्ट्रो अवशोषण कहें उनको, तो उन स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या था कि जो ये ट्रांसमिटेड लाइट है उसको हम देख रहे थे। तो जो इंसिडेंट लाइट और ट्रांसमिटेड लाइट में जो डिफरेंस है, जो अवशोषित प्रकाश है वो पदार्थ में क्या चेंज कर रहा है और अवशोषण के दौरान क्या प्राप्त हो रहा था, स्पेक्ट्रम प्राप्त हो रहा था। किसमें, IR में बात करें या UV में बात करें और अदर जो स्पेक्ट्रोस्कोपी। यहाँ पर क्या है कि जो स्कैटरिंग लाइट है उसकी हम स्टडी करते हैं। पदार्थ पर जब मोनोक्रोमेटिक लाइट डालते हैं और जो स्कैटर्ड लाइट है उसकी हम स्टडी करते हैं। तो जो रमन साहब ने सबसे पहले इसकी स्टडी की और उन्होंने बताया कि जब किसी पदार्थ पर, पदार्थ यहाँ पर ठोस, द्रव, गैस तीनों कोई भी हो सकता है, तो मोनोक्रोमेटिक लाइट डालते हैं तो क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, स्कैटरिंग होती है। यदि जो प्रकीर्णित प्रकाश है उसकी फ्रीक्वेंसी और आपतित प्रकाश की फ्रीक्वेंसी यदि दोनों सेम है तो उसे हम बोलते हैं रेले प्रकीर्णन या रेले प्रकीर्णन। इसके अलावा जो रेले प्रकीर्णन हो रहा है या बोले रेले लाइन, और इसके अलावा कुछ लाइंस ऐसी होती है जिनकी फ्रीक्वेंसी आपतित जो लाइट है, जो मोनोक्रोमेटिक लाइट, उसकी फ्रीक्वेंसी से कम या अधिक होती है, जिन्हें हम रमन लाइन कहते हैं। और इन रमन लाइनों को हम एक क्रमबद्ध तरीके से इनको अरेंज कर दें तो एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है जिसे हम रमन स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो आप यहां देखें कि बेसिकली इसमें हुआ क्या है, इसमें कि मोनोक्रोमेटिक लाइट डाली पदार्थ पर, तो उससे क्या हुआ, जो स्कैटर्ड लाइट है उसकी हमने स्टडी की और उससे एक स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जिसे हम रमन स्पेक्ट्रम कहते हैं। और इसमें अलग अलग लाइंस प्राप्त हुई। तो जिन रेखाओं की आवर्ती जो आपतित प्रकाश है उसके बराबर होती है उन्हें रेले लाइन बोलते हैं, और जिनकी जो रमन लाइंस की जिनकी डेल्टा न्यू, जो रमन शिफ्ट किससे 0 से अधिक होता है उन्हें स्टोक्स लाइंस कहते हैं, और जिनकी रमन शिफ्ट डेल्टा न्यू इज लेस देन 0 तो उसे कहते हैं एंटी स्टोक लाइंस। तो ये बात आपके दिमाग में क्लियर हो गई कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं
की पदार्थ पर लाइट डाल रहे हैं और प्रकिरणित प्रकाश का हम अध्ययन कर रहे हैं और उसका स्पेक्ट्रम हम प्राप्त कर रहे हैं, और जिसे हम क्या बोल रहे हैं, रमन स्पेक्ट्रम, जो 1928 में सीवी रमन साहब ने बताया था इस प्रभाव को। तो उन्हीं के नाम पर इसे रमन प्रभाव कहते हैं। जो प्रकिरणित प्रकाश में प्रकिरणित जो प्रकाश है उसमें अलग अलग फ्रीक्वेंसी की जो लाइंस प्राप्त होती है उसे क्या बोला, रमन प्रभाव। तो यहाँ पर जो रमन शिफ्ट है उसको डेल्टा न्यू बराबर न्यू आई, ये मैं दे रहा हूं इसको इंसिडेंट जो लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी, और न्यू ई जो स्कैटर्ड लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आता है उसे बोलते हैं रमन शिफ्ट। या हम इसको देख लें कि भाई 1/λ_I माइनस 1/λ_E, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी है उसके क्या होता है, रेसिप्रोकल में होता है वेवलेंथ। तो न्यू बार की बात करें, नंबर की बात करें, तो यहाँ पर 1/λI माइनस 1/λE। तो जो ये रमन शिफ्ट है, तो मैं यहाँ जो स्पेक्ट्रम में आप देख रहे हैं कि ये डेल्टा न्यू इज ग्रेटर देन 0 तो उन्हें बोल देंगे स्टोक्स लाइन्स, और डेल्टा न्यू इज लेस देन 0 तो उसे बोलेंगे एंटी स्टोक्स लाइन, और जिनकी फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट लाइट के बराबर होती है उसे बोलेंगे रेले लाइन। तो आप यहाँ देखिए स्टोक्स लाइन्स में जो ये है कौन, स्कैटर्ड जो लाइट्स है, जो रेखाएं हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, लेस देन इंसिडेंट लाइट। तो इस वाले केस में क्या है, ये डेल्टा न्यू अपने आप ही ग्रेटर हो गया। तो यहाँ पर देखिए अगर हम लेमडा की बात करें तो लेमडा जो स्कैटर्ड लाइट है उसकी ग्रेटर देन किससे, इंसिडेंट लाइट के लेमडा से, वेवलेंथ से। एंटी स्टोक लाइंस में क्या है, जो स्कैटर्ड लाइन है उनकी फ्रीक्वेंसी किससे अधिक है, इंसिडेंट जो लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी से। तो यहाँ पर आप देखिए जो लेमडा की बात करें तो लेमडा ई इज लेस देन लेमडा आई। तो ये क्या है, एंटी स्टोक्स लाइन की वे रेखाएं जिनकी आवर्ती आपतित प्रकाश की आवर्ती से अधिक होती है रमन स्पेक्ट्रम में, उन्हें एंटी स्टोक रेखाएं कहते हैं। और वे रेखाएं जिनकी आवर्ती आपतित प्रकाश की आवर्ती से कम होती है उन रेखाओं को हम स्टोक्स लाइन कहते हैं। तो यहाँ रमन का कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गया। और हम यहाँ पर देखिए जो रमन स्पेक्ट्रम है उसका जो प्रायोगिक सेटअप है एक्सपेरिमेंटल, उसमें एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं, हम किस प्रकार से रमन स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर जो सिंपल स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक में हमने बात की थी कि एक सोर्स होता है, एक सैंपल सेल होती है, एक डिटेक्टर होता है, एक एम्पलीफायर होता है, एक रिकॉर्डर होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ बात करूँ कि जो रमन स्पेक्ट्रम जो प्राप्त करने के लिए जो सोर्स है वो मरकरी आर्क लैंप ले सकते हैं, लेकिन आजकल इसमें लेजर का ज़्यादा यूज होने लगा। मरकरी आर्क लैंप में क्या होता है कि जो मोनोक्रोमेटिक लाइट जो IR रीजन की जनरेट करनी होती है उसमें काफ़ी समय लगता है, तो लेजर लाइट का ज़्यादातर अभी यूज होने लगा है। तो लेजर लाइट का यूज लेने का उसमें काफ़ी इसके एडवांटेज हैं। एक तो ये वेरी नैरो होती है, हाईली मोनोक्रोमेटिक होती है, और इस लेजर जो लाइट्स जो काम लेते हैं इसमें जो दुर्लभ गैस है लेजर होती हैं इसमें, जैसे आर्गन का जो कैटायन है, आर्गन का जो पॉजिटिव है, और क्रिप्टोन, इसके जो आयंस होते हैं वो इस लेजर में यूज आते हैं। और इसकी इंटेंसिटी क्या है कि सनलाइट से 10 लाख गुना अधिक होती है। तो ज्यादातर क्या है कि सैंपल सोर्स के लिए हम क्या काम लेते हैं, लेजर लाइट को। अब बात करते हैं यहाँ पर जो सैंपल सेल होती है वो किसकी बनी होती है, कांच या क्वार्ट्ज की। और यहाँ डिटेक्टर, फोटो डिटेक्टर काम लेंगे, एम्पलीफायर है, रिकॉर्डर है। एम्पलीफायर इसको जो लाइट है उसको बढ़ा देता है, उसकी इंटेंसिटी को उसको, और रिकॉर्डर में स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड होगा। तो यहाँ ये हमने बात की, ये इसके सेटअप की बात की। अब क्या है कि इसका जो सोर्स होता है, जो रमन जो लेते हैं हम रमन के लिए, इसमें इसका सोर्स होता है 100 से 3000 सेमी इनवर्स। जो डेल्टा न्यू है वो कितना, 100 से 3000 सेमी इनवर्स। तो मैं इसको अलग से एक टॉपिक में बात करूंगा, रमन लाइंस की प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि जो रमन शिफ्ट है वो किस रेंज में है, 100 to 3000, 3000 सेमी इनवर्स। तो ये किसके मध्य है, नियर IR और फार IR। तो कुल मिला के ये बात करें कि जो रमन स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कौन सी लाइट चाहिए, हमें IR इंफ्रारेड रीजन की लाइट चाहिए।
अब देखिए यहाँ पर जो स्टोक्स लाइंस की तीव्रता एंटी स्टोक लाइंस से अधिक होती है तथा ताप बढ़ने पर एंटी स्टोक लाइंस की तीव्रता बढ़ जाती है। और किसी विशेष पदार्थ के लिए जो रमन शिफ्ट का मान होता है वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है। ये बात आप ध्यान देने योग्य है। और रमन व रेले रेखाओं के मध्य आवर्ती का अंतर पदार्थ के अवशोषण बैंड की आवृत्ति को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, पदार्थ के अवशोषण बैंड की फ्रीक्वेंसी को दर्शाता है। तो ये हमने बात की कि प्रॉपर्टीज की, भाई किस रेंज की लाइट इसमें काम ली जाती है और रमन और एंटी स्टोक्स की क्या प्रॉपर्टीज है वो बात की। अब बात करें, देखो आईआर रीजन की लाइट काम आ रही है, तो जो आईआर स्पेक्ट्रम है उससे रमन स्पेक्ट्रम कैसे डिफरेंट है वो हम इसमें चर्चा करेंगे, आपसे मैं करना चाहूंगा। तो रमन स्पेक्ट्रम और अवरक्त स्पेक्ट्रम है, उनमें अंतर क्या है, बल्कि दोनों में क्या है, आईआर रीजन की लाइट काम ली जाती है। तो मैं अंतर एक एक पॉइंट पे आपसे डिस्कस करता हूँ काफी डिटेल से। देखो, जब हमने जैसे अभी पहले बात की कि जो रमन स्पेक्ट्रम है किस प्रकार से प्राप्त हो रहा था, जो प्रकिरणित प्रकाश से प्राप्त हो रहा था। और आईआर स्पेक्ट्रम किससे होता है कि जब किसी पदार्थ पर लाइट डालते हैं तो अणुओं में कंपन होते हैं, कंपन के दौरान क्या होता है, अवशोषण होता है प्रकाश का, उस दौरान क्या प्राप्त होता है, स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। तो बेसिक डिफरेंस तो यहीं से आपको दिख जाएगा। और बात करें कि आईआर जो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए क्या कंडीशन है, इसके लिए क्या है कि अणु में परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होना आवश्यक है। क्या, आईआर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए। अब बात करें जैसे रमन स्पेक्ट्रम के लिए ये कोई कंडीशन नहीं है। रमन में क्या है कि कंपन के दौरान या घूर्णन के दौरान अगर अणु में पोलराइजेबिलिटी जनरेट हो जाती है, ध्रुवणता जनरेट हो जाती है, तो वो रमन स्पेक्ट्रम दे देता है। या ये कहें कि कंपन के दौरान द्विध्रुव आघूर्ण जनरेट होना चाहिए, तो इसलिए ये वो कंडीशन लागू नहीं होती आईआर वाली की, वही परमानेंट डाइपोल मूवमेंट इसमें होना चाहिए। तो ये बात भी आप ध्यान रखें इसको। और जैसे ये इसी की बात को आगे मैं इस पॉइंट पे क्लियर कर रहा हूँ कि जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सारे क्या है, रमन एक्टिव होते हैं, बल्कि इनमें परमानेंट डाइपोल मूवमेंट नहीं होता है। और आप यहाँ देखिए कि ये दोनों जो बात की मैंने, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ये क्या है, आईआर इनएक्टिव है। और ऐसे ही बात करें कि हाँ, इसको एक एमएससी में हमारे टॉपिक चलता है इसमें कि अगर मॉलिक्यूल में सेंट्रोप सिमेट्री प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, सेंट्रोप सिमेट्री, सममिति केंद्र उपस्थित है, तो जो रमन एक्टिव होगा वो आईआर क्या होगा, इनएक्टिव होगा। तो यहां पर बात करें, जैसे मैं बात करूं कि CO2 है, CO2 का सम्मित जो कंपन होता है, सिमेट्रिक वाइब्रेशंस होते हैं, वो क्या होते हैं, आईआर इनएक्टिव होते हैं, बल्कि वो क्या होते हैं, रमन एक्टिव होते हैं। तो ये सेंटर ऑफ सिमेट्री वाला कॉन्सेप्ट इसमें आप देख सकते हैं। तो ये पोलराइजेबिलिटी वाले कॉन्सेप्ट से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब और एक इसमें डिफरेंस है कि यहाँ पर जरूरी है कि रमन स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कि जो पदार्थ है, मैटर क्या होना चाहिए, प्योर होना चाहिए और कलरलेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्योरिटी ज्यादा प्योर होना चाहिए और उसमें कलरलेस होना चाहिए। और आईआर स्पेक्ट्रम के लिए प्राप्त करने के लिए ये कोई कंडीशन नहीं है। और आगे देखिए कि इसमें जो रमन लाइंस होती हैं, जो स्कैटर्ड लाइट होती है, उनकी इंटेंसिटी काफी कम होती है। इस वजह से जो रमन स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए पदार्थों के कंसंट्रेट सॉल्यूशंस काम लिए जाते हैं। और आईआर स्पेक्ट्रम की बात करें तो उसमें आईआर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए जनरली जो डाइल्यूट सॉल्यूशंस होते हैं वो काम लिए जाते हैं। तो ये भी एक मेजर डिफरेंस है। और बात करें कि जो रमन स्पेक्ट्रम है उसमें जो वाटर को एज ए सॉल्वेंट यूज ले सकते हैं, और आईआर में वाटर को हम नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे पास सॉल्वेंट ऐसा होना चाहिए जो क्या हो, खुद का अवशोषण बैंड नहीं दे। तो अगर आईआर स्पेक्ट्रम की बात करूं वाटर में, तो ये OH स्ट्रेचिंग देता है 3500 से 3700 के आसपास। तो इसलिए आईआर जो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए जल को सॉल्वेंट के तौर पे काम नहीं लिया जाता है। और एक और डिफरेंस जो बात करें, यहाँ पर सैंपल सेल होती है, किसकी बनी होती है,
ग्लास की और क्वार्ट्ज की। किसमें? रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो एपरेटस होता है उसमें सैंपल सेल होती है ग्लास या क्वार्ट्ज की बनी होती है। और इसमें देखिए आप जो आईआर लेते हैं हम, तो आईआर में क्या होता है कि जो क्षारीय मृदा धातु होते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं या एल्कलाइन मेटल्स होते हैं, तो उनकी जो हेलाइट्स होते हैं उनकी बनी होती है। तो जैसे कैल्शियम फ्लोराइड है, केबीआर या एनएबीआर की बनी होती है। तो ज्यादातर के पोटेशियम ब्रोमाइड, एनएबीआर अक्सर अक्सर काम लिया जाता है सैंपल सेल बनाने में, क्योंकि यहाँ पर ग्लास है, क्वार्ट्ज है, ये आईआर का क्या देते हैं, यहाँ पर अवशोषण दर्शाते हैं, आईआर रीजन में अपना स्पेक्ट्रम देते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, इस वजह से यहाँ पर काम नहीं लिया जाता है। तो आज मैंने आपसे जो रमन का बेसिक कॉन्सेप्ट है, रमन स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए या रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसकी काफ़ी अच्छे से डिटेल से चर्चा की है। तो जहाँ तक आप है इसको अच्छे से आप देखेंगे और इसके बारे में पढ़ेंगे, और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो जब तक हमें बेसिक्स क्लियर नहीं होगा इसका, आगे हम इसका जो थ्योरी है वो समझ में नहीं आएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे से इसको देखेंगे। धन्यवाद।